नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई करती है और उसी फिल्म की वजह से बाहर असल दुनिया में विवाद और दंगे शुरू हो जाते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम 2025 की हिस्टोरिकल एपिक छावा की इसी पूरी परिघटना को एक इंडस्ट्री एनालिस्ट के नजरिए से समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? कैसे एक ऐतिहासिक फिल्म 800 करोड़ रुपए बटोर लेती है और साथ ही नागरिक अशांति का कारण भी बन जाती है? इस दोहरे परिणाम को समझने के लिए हमें एकदम निष्पक्ष होकर इस फिल्म के सिनेमैटिक स्टाइल, इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स और समाज व राजनीति पर पड़े इसके असर का मूल्यांकन करना होगा। इस पूरे मामले को डिकोड करने के लिए हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। फिल्म का सिनेमाई पैमाना, बॉक्स ऑफिस पर इसका दबदबा, हॉलीवुड शैली की वीरता बनाम इतिहास और अंत में इसका वास्तविक दुनिया में राजनीतिक प्रभाव। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, सिनेमाई पैमाना और निष्पादन, यानी एक मास मूवी सुपर हीरो का निर्माण। देखिए, पर्दे पर जो रफ और रियलिस्टिक लुक हमें दिखता है ना, उसके पीछे की मेहनत सच में हैरान करने वाली है। लीड एक्टर विक्की कौशल ने इस रोल के लिए पूरे 25 किलो वजन बढ़ाया। इसके अलावा 6 से 7 महीने की इंटेंस वेपन ट्रेनिंग और एक्शन सीन्स के लिए 17 से 18 किलो का भारी भरकम कवच पहनना। मतलब लिटरली ये फिजिकल कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल था। और सिर्फ यही नहीं, इस 17वीं सदी के मराठा इतिहास को पर्दे पर उतारने के लिए पूरी टीम ने रिसर्च में एक पूरा साल लगा दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब हम क्रिटिक्स के रिव्यूज देखते हैं तो उनका नजरिया साफ तौर पर बटा हुआ नजर आता है। फिल्म ने एक बारीक ऐतिहासिक कहानी के बजाय बहुत ज्यादा शोर और हिंसा का रास्ता चुना। जैसे शुभ्रा गुप्ता का मानना है कि फिल्म अत्यधिक शोर और हिंसा से भरपूर है। वहीं भारद्वाज रंगन कहते हैं कि ये इसे एक मास मूवी सुपर हीरा वाली इमेज में फिट करने की कोशिश है। तो एक एनालिस्ट के तौर पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये मास अपील वाले एलिमेंट्स हमारे टिपिकल हिस्टोरिकल ड्रामा के नियमों को बिल्कुल पलट कर रख देते हैं। आइए, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, बॉक्स ऑफिस पर दबदबा और तेजी से टूटते रिकॉर्ड्स। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। लगभग 797 से 89 करोड़ रुपए का ग्लोबल कलेक्शन, और वो भी तब जब फिल्म का एस्टिमेटेड बजट सिर्फ 90 से 130 करोड़ के आसपास था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस छप्पड़ फाड़ कमाई ने इसे 2025 की टॉप ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया है। फाइनेंस के नजरिए से देखें तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार केस स्टडी है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? भारत में छावा ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में 600 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लिया। बिना किसी मौजूदा फ्रेंचाइजी के, बिना किसी सीक्वल के और बिना कई भाषाओं में डब किए, ऐसा करने वाली ये पहली गैर सीक्वल हिंदी फिल्म बन गई है। इसने लिटरली उस पुराने बॉक्स ऑफिस रूल को ही तोड़ दिया, जिसमें माना जाता था कि इतनी बड़ी कमाई के लिए पैन इंडिया डबिंग तो जरूरी है ही। अगर हम सिर्फ रीजनल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। महाराष्ट्र में तो ये फिल्म एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट बन गई। हम देख सकते हैं कि इसने अकेले इस राज्य में 300 करोड़ की कमाई की और पुष्पा 2 जैसी बहुत बड़ी पैन इंडिया हिट को भी काफी पीछे छोड़ दिया। ये साफ दिखाता है कि जब कोई कहानी लोकल भावनाओं के साथ गहराई से कनेक्ट होती है तो उसका कमर्शियल इम्पैक्ट बस अनइमेजिनेबल होता है। चलिए, अब शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे फोकस एरिया पर, हॉलीवुड शैली की वीरता बनाम इतिहास और इससे पैदा हुए नैरेटिव डिफरेंसेस। यहाँ पर हमें सिनेमाई कहानी और असली ऐतिहासिक फैक्ट्स के बीच के कॉन्ट्रास्ट को समझना होगा। देखिए, फिल्म में ड्रामा और एक टिपिकल विलन क्रिएट करने के लिए सौतेली माँ सोयराबाई को मेन विलन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इतिहासकार इंद्रजीत सावंत और उस वक्त के दस्तावेज कुछ और ही कहते हैं। उनके मुताबिक असली विश्वासघात अन्नाजी दत्तो जैसे कुछ ब्राह्मण लिपिकों ने किया था। तो सिर्फ ड्रामेटिक टेंशन के लिए इतिहास के साथ ये जो बदलाव किया गया, इसी वजह से इतिहासकारों और फिल्म मेकर्स के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। और बात सिर्फ बहस तक ही नहीं रुकी, इसका लीगल असर भी हुआ। शिर्के परिवार ने तो साफ तौर पर 100 करोड़ रुपए के मुकदमे की धमकी दे दी, क्योंकि फिल्म में उनके पूर्वजों को गद्दार के रूप में दिखाया गया था। ये लीगल चैलेंज एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जब फिल्म मेकर्स एक ब्लॉकबस्टर कहानी के लिए किसी के असली पारिवारिक इतिहास को मॉडिफाई करते हैं तो उन्हें कितने बड़े रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर,
वास्तविक दुनिया में राजनीतिक प्रभाव, यानी जब कहानी पर्दे से निकलकर सड़कों पर आ जाए। इस सीक्वेंस को जरा ध्यान से समझते हैं। फिल्म रिलीज होती है और अचानक से दबे हुए ऐतिहासिक और धार्मिक मुद्दे फिर से भड़क उठते हैं। एक तरफ कुछ राजनेता फिल्म की आलोचना करते हैं और औरंगजेब की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ वीएचपी जैसे संगठन इन बयानों का कड़ा विरोध करते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि 18वीं सदी के मकबरे को गिराने तक की धमकियां दी जाने लगती हैं और देखते देखते ये पूरा तनाव एक बड़े सिविल अनरेस्ट में बदल जाता है। बिना किसी का पक्ष लिए हमें बस ये समझना है कि एक फिल्म कैसे एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुई ये आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। 14 फरवरी को फिल्म थिएटर्स में आती है। मार्च की शुरुआत में ही राजनीतिक हस्तियों के बीच औरंगजेब की लेगेसी पर तीखी बहस शुरू हो जाती है। मिड मार्च आते आते मकबरे को लेकर धमकियां मिलने लगती हैं और फिर 17 मार्च को नागपुर में दंगे भड़क उठते हैं, जहां पुलिस और कानून व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। एक नॉर्मल फिल्म रिलीज से शुरू होकर सड़कों पर दंगों तक का ये सफर दिखाता है कि मीडिया का हमारी असल दुनिया पर कितना पावरफुल असर होता है। इस सिचुएशन में सरकार का रिस्पॉन्स देखना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील की, औरंगजेब के महिमा मंडन की निंदा की और सबसे अहम बात, उन्होंने नागपुर में हुई इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर इस फिल्म को जिम्मेदार ठहराया। जब किसी राज्य का नेतृत्व खुले तौर पर एक फिल्म की कमर्शियल रिलीज को लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने से जोड़ता है ना, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल होता है। तो इस पूरे एनालिसिस को सम अप करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। ऐसे दौर में जब ब्लॉकबस्टर फिल्में पब्लिक ओपिनियन को इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो इस तरह के सेंसिटिव राजनीतिक माहौल में हिस्टोरिकल ड्रामा बनाते समय फिल्म इंडस्ट्री की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? एक तरफ करोड़ों का प्रॉफिट है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर भड़कता रियल वर्ल्ड टेंशन। क्या हिस्टोरिकल एपिक्स का फ्यूचर आगे चलकर ऐसे ही रहने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।